ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। देखिए, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे चार्जेस के बारे में, है ना। और वो चार्ज कौन सा, जो रुका हुआ चार्ज था, विच इज द स्टैटिक चार्ज। अब हम बात करेंगे जब चार्ज मोशन में है ना, मूविंग चार्ज। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट है क्या चीज। इलेक्ट्रिक करंट। बट उससे भी पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मटेरियल कौन कौन से होते हैं अपने पास, कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली मटेरियल्स ना तीन टाइप्स के होते हैं। एक है कंडक्टर्स, एक है इंसुलेटर्स, और एक होते हैं सेमी कंडक्टर्स, राइट। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी ये है कि उनके पास, भाई बातें नहीं प्लीज, क्लास बी साइलेंट। तो कंडक्टर्स कौन से मटेरियल होंगे भाई, इसमें चार्ज फ्लो कर सकता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इंसुलेटर्स, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं, और वो मोशन नहीं कर सकता चार्ज उसके अंदर, है ना। और तीसरा है सेमी कंडक्टर्स, इसको क्या बोलते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स वहां पे है नहीं, बट उनको फ्री किया जा सकता है बाय गिविंग सम एनर्जी, राइट। तो चलिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज द रेट ऑफ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब मान लीजिए हम डिफाइन करें कि एक सेकंड में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो करंट कितना हुआ। इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं, आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, राइट। और हम इसको ये भी लिख सकते हैं, आई एवरेज अगर हमें निकालना हो, सो विल बी डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो आई इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विच इज डी क्यू बाई डी टी। और अगर आपको एवरेज करंट निकालना हो, तो आप टोटल चार्ज कितना फ्लो किया डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा बच्चों, कूलम पर सेकेंड या एम्पियर, है ना। माइक्रो एम्पियर भी हो सकता है, मिली एम्पियर भी हो सकता है, वो सारे अदर यूनिट्स हैं इसके। डायमेंशन क्या होती है इसकी, इसकी डायमेंशन होती है ए। अगर आप एम के एस ए सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और यही हो जाती है क्यू टी माइनस वन। अगर आप इसको लिखते हैं एम के एस क्यू में, इसमें चार्ज को फंडामेंटल माना जाता है। ओके, अब पहले एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। मान लो किसी कंडक्टर में चार्ज फ्लो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विच इज समथिंग अल्फा टी क्यूब माइनस बीटा टी स्क्वायर। आपसे कहा जाए फाइंड करंट एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर कितना करंट फ्लो कर रहा होगा वो बताइए। दूसरा, फाइंड द टोटल करंट फ्लोन फ्रॉम t इक्वल्स 1 टू t इक्वल्स 2 सेकेंड। 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में कितना करंट फ्लो किया है वो निकालना। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास चार्ज है, आप इससे क्या निकाल सकते हो, करंट। I बराबर डी क्यू अपॉन डी टी। बताइए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 अल्फा टी स्क्वायर माइनस माइनस 2 बीटा टी। अब मुझे करंट चाहिए कहां पर, t इक्वल्स टू 2 पर। इसमें t को हम 2 रख देते हैं, है ना। तो 3 अल्फा टाइम्स 2 स्क्वायर माइनस 2 बीटा टाइम्स 2, दैट इज 12 अल्फा माइनस 4 बीटा। ये आपका आंसर आ गया। ये जो करंट आया है, दिस इज नॉट द एवरेज करंट, दिस इज द इंस्टेंटेनियस करंट। यानी इस पर्टिकुलर टाइम पर 2 सेकेंड पर कितना करंट रहा होगा, वो ये वैल्यू हो। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। द सेकंड पार्ट सेज कि 1 से 2 सेकेंड तक कितना करंट फ्लो किया है। सो इन दैट केस आपको चाहिए Q1, पहला चार्ज कितना है वो, ये कब होगा जब टाइम कितना है 1। तो अल्फा 1 का क्यूब माइनस बीटा 1 का स्क्वायर, दैट इज अल्फा माइनस बीटा। व्हाट इज Q2, जब टाइम 2 सेकेंड हो जाता है,
तो चार्ज कितना हो जाता है? अल्फा टाइम्स 2 क्यूब माइनस बीटा टाइम्स 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 8 अल्फा माइनस 4 बीटा। व्हाट इज डेल्टा क्यू? अगर मुझे चार्ज का फ्लो देखना है, कितना चार्ज गया है, तो Q2 माइनस Q1। 8 अल्फा माइनस अल्फा 7 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस बीटा, है ना, माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, कितना हो जाएगा? -3 बीटा। -4 बीटा माइनस माइनस बीटा तो प्लस हो जाएगा वो। -4 बीटा प्लस बीटा इज -3 बीटा। और डेल्टा टी कितना हुआ भाई? T2 माइनस T1, यानी 2 माइनस 1, दैट इज 1 सेकेंड। ओके, नाउ व्हाट इज द एवरेज करंट? आई एवरेज delta Q upon delta T, which is 7 alpha minus 3 beta upon 1. So this is your final answer. That average current through the conductor is 7 alpha minus 3 beta. Right? चलिए इसको नोट करिएगा। क्या हम चार्ज भी निकाल सकते हैं अगर हमें करंट दिया हो तो? निकाल सकते हैं ना, क्योंकि जैसे आई ना dq बाई dt है, तो q क्या हो जाएगा? आई डॉट डी टी। और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? करंट, सॉरी चार्ज। तो हम देख सकते हैं एज आई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, देयर फोर डी क्यू विल बी आई डी टी, एंड वॉट विल बी क्यू? द इंटीग्रेशन फ्रॉम T1 से T2 आई डी टी। ओके, देखिए कैसे। हमें एक करंट दिया हुआ है, सपोज आई इक्वल्स टू 2 + 3t, है ना, और हमसे पूछा जाए फाइंड चार्ज फ्लोन फ्रॉम t इक्वल्स 0 टू t इक्वल्स 3 सेकेंड। 0 से 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया है वो निकालना है अपने को। तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा q जो होता है दैट इज द इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 से t2, और यहाँ पे आई डी टी, दैट इज द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 3, आई की वैल्यू 2 + 3t डी टी। ओके, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, q इक्वल्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2
और ये बनेगा 2dt प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3, ये 0 to 3 है, और ये कितना हुआ 3t dt। चलिए, तो q की वैल्यू आ जाती है 2 टाइम्स ये dt का इंटीग्रेशन कितना हुआ, t हो जाएगा फ्रॉम 0 to 3 प्लस 3 एज इट इज, t का इंटीग्रेशन t square by 2 from 0 to 3. So it will be twice of 3 minus 0 plus 3 by 2 times 3 square minus 0 square, और 6 plus 3 upon 2 multiplied by 9, that is 6 plus 27 upon 2, और कितना हो जाएगा ये 6 प्लस 13.5 है ना, 19.5 यूनिट्स। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है, नोट करके मैं लिख देता हूं। चार्ज कैन बी फाउंड और चार्ज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम आईटी ग्राफ। अगर आपको कभी ग्राफ दे रखा है आई और टी में और आपको वहां से चार्ज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उसका एरिया निकाल दीजिए। तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ आईटी ग्राफ मतलब करंट वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी व्हाट, दिस विल बी द चार्ज। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्राफ लिया मैंने, यहाँ पे करंट है और यहाँ पे टाइम है, ठीक है। और इसका ग्राफ मैंने कुछ ऐसे बना दिया, ये वाला जो टाइम है सपोज ये 2 सेकेंड है, और ये सपोज 5 सेकेंड है, और यहाँ पे मान लीजिए 10 मिली एम्पियर है, ठीक है। ये मिली एम्पियर में है, ये सेकेंड में है। मुझे फाइंड करना है कि इस 5 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया। फाइंड चार्ज फ्लोन इन, नंबर 1 2 सेकेंड्स, नंबर 2 5 सेकेंड्स, नंबर 3 फ्रॉम 2 to 5 सेकेंड्स, 2 to 5 सेकेंड। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2 सेकेंड का। अगर आपको 2 सेकेंड का चार्ज निकालना है, तो चार्ज इन फर्स्ट 2 सेकेंड, 0 से 2 है ना, तो क्या करेंगे, आप एरिया निकाल देंगे। इस एरिया को मैं फर्स्ट नाम दे रहा हूं, क्या आ जाएगा इसमें, एरिया ऑफ फर्स्ट। ये फर्स्ट क्या है, ट्राइंगल, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ टाइम्स बेस, व्हाट इज द बेस 2 एंड हाइट 10, so will be 10 मिली कूलम है ना। ओके, सेकंड वाले में हमें निकालना है कहां तक का, 5 सेकंड का। तो चार्ज फ्रॉम 0 to 5, इसमें ये सेकंड पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2, है ना। तो या तो पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल दो आप, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टोटल बेस 5 इंटू हाइट 10, तो 5 5 जा 25 मिली कूलम। चलिए, अब आ जाइए किसमें, 2 से 5, चार्ज फ्रॉम 2 to 5 विल बी एरिया ऑफ सेकेंड, और सेकेंड वाले का एरिया बताइए, हाफ इंटू इसका बेस कितना है भाई, 3 है इसका बेस है ना, और हाइट कितनी है 10, तो 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 15 मिली कूलम। बस नोट कर लीजिए।
हो गया भाई? चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा। इसमें कहा गया है कि एक चार्ज है किसी कंडक्टर में, वो समय के अनुसार चेंज होता है, 3t² माइनस 4t। आपको बताना है एट what time the current is 0 second 8 minutes। कितने टाइम पर करंट 0 होगा, कितने टाइम पर करंट 8 यूनिट्स होगा? बताइए। सर ये मतलब 0 होगा 2.3 सेकेंड में ठीक है, और मतलब 8 यूनिट होगा सेकेंड में। ठीक है। बाकी लोग भी बताएं भाई। आप पहले करंट निकालिए और इसको 0 के बराबर रखिए, तो वहां से टाइम आ जाएगा। तो करंट क्या होना चाहिए? I इक्वल्स टू dq अपॉन dt। क्या होगा इसका डेरिवेटिव? हाँ जी, 60 - 4। सो व्हेन I इज 0, तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 - 4 इक्वल्स टू 0। तो t कितना हो जाएगा? 4/6, दैट इज 2/3 सेकेंड। अच्छा जी, इसके अलावा सेकेंड पार्ट में जो हमने आई निकाला था, विच इज 60 - 4, ये किसके बराबर बोला है? 8 के बराबर। तो 60 कितना हो जाएगा? 12, और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ठीक है, कुछ और कहेगा तो हम कुछ और भी निकाल सकते हैं, राइट? चलिए एक और क्वेश्चन है। Q इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा टी स्क्वायर माइनस गामा टी क्यूब। अल्फा, बीटा एंड गामा ऑल आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स। आपको फाइंड करना है, फाइंड at what time the current will be maximum। At what time the current will be maximum? कैसे पता लगाएंगे भाई? 2 हाँ, अल्फा 6 अल्फा बीटा 4 3 गामा। अल्फा बीटा अपॉन 3 गामा। अरे, ये अल्फा टी नहीं है, अल्फा प्लस है ये। पहले आप इसका करंट निकालें, है ना? आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
dq अपॉन dt, और ये कितना हो जाएगा 2 बीटा टी माइनस 3 गामा टी स्क्वायर। नाउ अब मुझे आई को मैक्सिमाइज करना है, जिसको मैक्सिमाइज करना है उसका डेरिवेटिव जीरो रखना होता है, तो मैं इसको डी आई अपॉन डी टी लिख रहा हूं। क्या होगा 2 बीटा माइनस 6 गामा टी, है ना। नाउ मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम करंट, this di upon dt has to be 0, and if this is 0, 2 beta minus 6 gamma t equals to 0, तो यहां से t की वैल्यू बनेगी 2 बीटा अपॉन 6 गामा, सो b अपॉन बीटा अपॉन 3 गामा। ये तो आ गया टाइम, लेकिन क्या सचमुच यहां पर करंट मैक्सिमम है? उसके लिए आप इसको दोबारा डिफरेंशिएट करके देखो। इसका एक बार और डिफरेंशिएट किया तो डी टू आई अपॉन डी टी स्क्वायर कितना आ रहा है माइनस 6 गामा। कैसा टर्म आ रहा है नेगेटिव। जब कोई डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है मतलब वो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, तो बेसिकली ये मैक्सिमम आपको देगा, आई विल बी मैक्सिमम। अच्छा, क्या होगा अगर आपको आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो? आई में पुट कर दूंगे यहाँ पे, सो दिस विल बी 2 बीटा इंटू बीटा अपॉन 3 गामा माइनस 3 गामा इंटू बीटा अपॉन 3 गामा का होल स्क्वायर। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मैं अलग से कर दूं। ठीक है, क्यू हमें दिया हुआ था अल्फा प्लस, मैं कुछ बता रहा हूं, ये था ना। आपने इसका करंट निकाल लिया, उसको जीरो के बराबर रख दिया, डिफरेंशिएट करके डबल डेरिवेटिव आ गया। हमें चाहिए था आई मैक्सिमम, तो इसका आई कितना आया था पहले ये देखो। ये आया था 2 बीटा टी माइनस 3 गामा टी स्क्वायर, और आई जो मैक्सिमम आया था ये कहां पर पाया गया था एट टी इक्वल्स टू, कितना आया था बताइए, बीटा अपॉन 3 गामा होगा, बीटा अपॉन 3 गामा। तो आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? अगर ये टर्म, ये टी का वैल्यू आप इसमें रख दो तो आई की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। कितनी आएगी देखिए, 2 बीटा बीटा अपॉन 3 गामा माइनस 3 गामा बीटा अपॉन 3 गामा का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई 2 बीटा स्क्वायर अपॉन 3 गामा माइनस 3 बीटा स्क्वायर गामा अपॉन 9 गामा स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसके बाद डिफाइन करते हैं करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी देखिए ये होता है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया से गुजरने वाले करंट को इमेजिन करें। सपोज करिए ये कोई एरिया है ए, और इसमें से करंट पास कर रहा है आई करंट, तो इसके पर यूनिट एरिया से कितना करंट पास कर रहा है उसको कहते हैं करंट डेंसिटी, राइट। इसको डिफाइन करते हैं कि करंट इट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 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 अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलरली। तो बेसिकली जे को हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको जे से डिनोट करते हैं भाई, जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए। लेकिन शर्त यह है कि जो एरिया है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर उसकी डायरेक्शन बदल गई तो आप उसका एक कंपोनेंट बनाएंगे। मान लीजिए अगर ये एरिया ऐसे कुछ हुआ तो एरिया वेक्टर तो ऐसे आ जाएगा, है ना, करंट ऐसे पास कर रहा है। ये एंगल अगर थीटा हुआ तो ए का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, ए कॉस थीटा। तो इन दैट केस जे का फॉर्मूला लिखा जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा, राइट। अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा भाई, एम्पियर पर मीटर
स्क्वायर, डायमेंशन L माइनस टू ए। अच्छा, अगर हम I को यहां से लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू जे ए कॉस थीटा। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू वेक्टर जे डॉट वेक्टर ए, है ना? और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर छोटा एरिया से आपको इंटीग्रेट करना हो बड़े में, तो इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इंटीग्रेशन जे डॉट डी है। तो ये सारे फॉर्मूले हैं इसके। और हो गया जी। डायमेंशन के बाद ये देखो, हमने ए को ना, ए cos थीटा को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आई क्या बना? जे ए cos थीटा। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, है ना? तो ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए बी कॉस थीटा अगर है तो कैसे होगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दोनों का डॉट है, ठीक है। अच्छा भाई, अब इमेजिन करते हैं मेरे पास एक थिक वायर है, एक सिलेंडर है मान लो, है ना? एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है सपोज कैपिटल आर, इसका रेडियस है कैपिटल आर। इसमें जो करंट है वो करंट है आई सपोज, ठीक है। इसी के अंदर एक छोटा सिलेंडर मान लीजिए यहां पे, इसका रेडियस है आर बाई टू, ठीक है। इसमें जो करंट है, क्या वो आई ही होगा या कुछ अलग होगा? अलग होगा ना। सपोज इसके अंदर जो करंट है वो आई प्राइम है, हमें आई प्राइम निकालना है क्या होगा। तो क्योंकि ये सिलेंडर यूनिफॉर्म है तो इसमें क्या चीज सेम रहेगी? करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जे क्या होनी चाहिए? आई अपॉन एरिया, है ना? आई कौन सा? बड़े वाले का आई अपॉन बड़े वाले का एरिया, इक्वल्स टू ये जो आई है आई प्राइम डिवाइडेड बाय किसका एरिया? छोटे वाले का एरिया, इसको मैं स्मॉल ए कह रहा हूं। यहां पर जो ए है कैपिटल, दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
ऑफ द बिगर सिलेंडर, और जो हमारा स्मॉल ए है दैट इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्मॉलर सिलेंडर। ओके, नाउ अगर मैं दोनों को इक्वेट करूं तो यहां से आई डैश की वैल्यू क्या बनी, आई अपॉन ए इंटू ए, दैट इज आई अपॉन, ये बड़े वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इंटू छोटे वाले का एरिया क्या होगा, पाई आर बाई टू का स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, तो आई डैश कितना हुआ, दिस विल बी आई टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4, ये कट गया यहां से, तो कितना करंट आएगा इसके अंदर, आई बाई, यानी इस छोटे सिलेंडर के अंदर जो करंट है वो पूरे करंट का 1/4 है, 25%। ठीक है जी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं भाई, पहले बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की, है ना, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे ओम्स लॉ। हाँ भाई, कोई बच्चा बताए क्या होता है ओम्स लॉ। मतलब करंट है वो उसके प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। ठीक है, और ये से लिखता है V इक्वल टू I। करंट इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल और V इक्वल्स टू आई आर। देखो थोड़ा सा हम फिजिकली भी समझते हैं इसको, एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं ना। एक्सपेरिमेंट में एक वायर लेते हैं, उसके दोनों तरफ हम लोग एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं, पोटेंशियल बढ़ा के देखते हैं करंट पे क्या फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो पोटेंशियल से करंट आएगा या करंट से पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल से करंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी वायर में फ्लो करने वाला करंट उसके सिरों पर लगाए गए पोटेंशियल के अनुक्रमानुपाती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आई इज प्रोपोर्शनल टू वी, राइट, और वी कैन राइट इट एज वी प्रोपोर्शनल टू आई। यहां से जब ये कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनैलिटी है वो हटाएंगे, तो v इक्वल्स टू r टाइम्स ऑफ i, वेयर r इज अ कांस्टेंट नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर या मटेरियल, राइट। इसका काम क्या होता है अभी, करंट को रेजिस्ट करना, करंट को रोकना। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना R इक्वल्स टू V अपॉन I, ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, आप बताइए बेटा सेकंड नंबर पे, अगर मैं I को बढ़ाऊं तो R पे क्या फर्क पड़ेगा, जी अगर मैं I को बढ़ाऊं तो R पे क्या फर्क पड़ेगा, R कम हो जाएगा, आप बताइए। कम हो जाएगा, आप बताइए। कांस्टेंट है, ये नहीं बदलता। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन ही क्या किया कि जो V है वो I के प्रोपोर्शनल है, R नहीं है, R इज अ कांस्टेंट, राइट। तो ये नहीं बदलेगा, ये ना V पे डिपेंड करता है ना ही I पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है सबसे कम रेजिस्टेंस कौन से मटेरियल का होता है, सिल्वर। अगर आप चांदी की तार देखें तो उसके अंदर सबसे तेजी से करंट पास करेगा, सबसे ज्यादा करंट पास करेगा। और अगर मान लीजिए आप लोहे की वायर ले लें, उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, कोई और मटेरियल होगा तो कुछ और ज्यादा होगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल की, राइट। ये वोल्टेज और आई का प्रॉपर्टी नहीं है। तो आर इज अ मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, इसके अकॉर्डिंग तो बनेगा वोल्ट पर एम्पियर, और दूसरा यूनिट ओम। ठीक है, डायमेंशन देखिए, वोल्ट क्या हुआ W अपॉन क्यू, और एम्पियर क्या हुआ Q अपॉन टी, या इसको ए ही लिख लो, है ना, सबको ए में ही लिख लो। V हो जाएगा W अपॉन क्यू, और ये ए का ए रहेगा, W अपॉन क्यू बराबर आई टी होता है, ए टी इंटू ए। W कितना हुआ, ml स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ए स्क्वायर टी, तो ml स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी इसमें जो कंडीशंस है ना वो बहुत फेवरेबल ली गई हैं कि टेम्परेचर भी ना बदल रहा हो
और प्रेशर भी ना बदल रहा हो, तो आई वी के प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन कोई स्थिति ऐसी भी आएगी कि वोल्टेज ज्यादा चेंज कर रहे हैं, करंट कम चेंज हो रहा है, तो ऐसी केस में उसको नॉन ओमिक सब्सटेंस कहा जाएगा। डन। अच्छा, रेजिस्टेंस के साथ हम एक टर्म और डिफाइन करेंगे, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, देखिए कंडक्टेंस नाम से ही पता चल रहा है कि ये आपको बताएगा कोई मटेरियल कितना कंडक्शन करा सकता है ना। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, इसको हम लोग जी से डिफाइन करते हैं, जी इक्वल्स टू 1/r। तो जैसे आर को हमने भी क्या लिखा था, v/i, तो ये क्या बन जाएगा, i/v। अच्छा जी, इसका यूनिट बताइए भाई। एम्पियर पर वोल्ट। या तो ओम इनवर्स कह लो, या तो एम्पियर पर वोल्ट, और मो, है ना, ओम का उल्टा ही कर दिया इन्होंने, MHO। ठीक है, ओम मो। और तीसरा एक और होता है इसका, साइमन। ठीक है, डायमेंशन क्या हो जाएगी इसकी, जो भी आपने आर की निकाली है ना, उसी को उल्टा कर देना बस, ठीक है। तो ये आप लोग कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है। नाउ द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो रेजिस्टेंस होता है ना, ये एक तो वायर की लंबाई पे निर्भर करता है कि वायर कितनी लंबी है। दूसरा, ये इस बात पे भी निर्भर करता है कि वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, यानी वायर थिक है या थिन है। सो आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। दोनों को आप कंबाइन करेंगे तो क्या रिलेशन बनेगा, आर प्रोपोर्शनल टू L/A। यहां पे पता चलेगा कि लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ रहा है ना। लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहां पे जब एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा जाएगा, R इक्वल्स रो टाइम्स L/A, ये फॉर्मूला बन गया। यहां पर जो रो है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अच्छा, क्या रेजिस्टिविटी आर पे डिपेंड कर रही है, क्या ये एल पे डिपेंड कर रही है, क्या ये एरिया पे डिपेंड कर रही है, नहीं। सो इट इज ओनली द मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी, मटीरियलिस्टिक प्रॉपर्टी। यानी ये इस बात पर निर्भर नहीं करेगी कि वायर कितनी लंबी है कितनी छोटी है, बल्कि इस बात पे निर्भर करेगा कि वायर कौन सी है, क्या वो कंडक्टिंग मटेरियल है, क्या वो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है। तो यहां पे अब रो को अगर हम डिफाइन करें, रो का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, RA/L। अच्छा जी, इसका यूनिट बताइए बच्चों, ओम मीटर। अच्छा, और डायमेंशन, ओम की निकाली थी आपने अभी, है ना।
और जो वो निकाली थी उसमें एल से मल्टीप्लाई करना है आपको। कर लेंगे ना? ओके। अच्छा, रेजिस्टिविटी के साथ ही एक टर्म और डिफाइन किया जाता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये क्या होता है भाई? कंडक्टिविटी नाम से ही पता चल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इसको लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल्स टू 1/रो। तो यहां से सिग्मा का फॉर्मूला बनेगा L/RA, है ना? अच्छा जी, इसका यूनिट बताइए बच्चों। ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या मो मीटर इनवर्स, या मो पर मीटर, और साइमन पर मीटर। और डायमेंशन आप इसकी निकाल सकते हैं, जैसे आपने रो की निकाली होगी उसका जस्ट उल्टा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको। अच्छा, इसके अलावा भी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी एक चीज पे डिपेंड करते हैं, वो है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर के साथ क्या होता है वो देखते हैं। सो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। देखिए होता क्या है जनरली कि किसी मटेरियल को जब गर्म करते हैं ना, तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होती है ड्यू टू द टेम्परेचर। अब उसका रिजल्ट क्या है? उसका फॉर्मूला होता है रो इक्वल्स टू रो नॉट 1 + अल्फा डेल्टा थीटा। ये फॉर्मूला है उसका। रो एट ए टेम्परेचर टी इज इक्वल टू रो रो 1 कह लीजिए आप इसको, या आई शुड से रो 2 बराबर रो 1 × 1 + अल्फा थीटा 2 माइनस थीटा 1। ये टेम्परेचर है बेसिकली। ठीक है, थीटा 1 क्या है यहाँ पे? इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर। और जो थीटा 2 है, दिस इज द फाइनल टेम्परेचर। और अल्फा, इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। रो 1 क्या होगी इसकी? इनिशियल रेजिस्टिविटी। इनिशियल रेजिस्टिविटी। और रो 2 इज द फाइनल रेजिस्टिविटी। या अगर आपको दो टेम्परेचर्स दे रखे हैं, एक मान लीजिए 27 दिया हुआ है, एक 100 दिया हुआ है, तो जो थीटा 1 होगा वो 27 होगा, थीटा 2 जो होगा वो 100 हो जाएगा। और जो रेजिस्टिविटी उसके कॉरेस्पॉन्ड होगी वो रो 1 और रो 2। यहां से अगर मुझे अल्फा निकालना हो तो अल्फा कैसे आएगा?
अल्फा की वैल्यू आती है ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 इंटू θ2 माइनस θ1। ये आप अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। ओके, देखिए फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, क्या ये चीज रेजिस्टेंस के लिए भी लागू हो जाएगी? हो जाएगी, है ना? तो नोट करके मैं लिख देता हूं, R इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और यू कैन राइट इट एज R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा θ2 माइनस θ1। तो रेजिस्टेंस भी इसी तरह से चेंज हो जाता है। अब बताइए अच्छा सोच के, कंडक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। कंडक्टर्स के केस में अल्फा जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है? अब ये बताओ, आपने थीटा को बढ़ाया तो आर बढ़ेगा या घटेगा? बड़े आर भी बढ़ेगा ना। तो आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा हो जाएगी, मतलब क्या हुआ कि कंडक्टर्स को अगर गर्म करोगे तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सेमी कंडक्टर्स के लिए देखिए, सेमी कंडक्टर्स में जो अल्फा होगा वो नेगेटिव होता है। जब अल्फा नेगेटिव हुआ, ये चीज माइनस में होने लगी, तो आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो आर इज लेस देन आर नॉट, यानी कि वो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना। इसका मतलब क्या हुआ? कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। राइट? और इंसुलेटर्स में भी अल्फा पॉजिटिव ही होता है, तो वहां पे भी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इट सेज कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 75.3 ओम है जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है? 27 डिग्री पर रेजिस्टेंस 75.3 ओम है। नाउ इट सेज R2 दिया हुआ है 85.8 ओम। तो ये पूछ रहे हैं कि T2 बताइए कितना होगा, जबकि अल्फा हमें दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ डिग्री सी -1। ये है। चलिए ट्राई कीजिए इसमें। आपके पास R1 है, θ1 है, ये θ2 है, और जो मैंने T2 लिखा है, टेम्परेचर T। आपको θ2 निकालना है।
कैलकुलेशन ये समथिंग is 35.2 क्या केल्विन या सेल्सियस? पर सेकंड गलत आ रहा है, गलत आ रहा है। देखो आपने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया R2 which is 85.5 85.8 equals to, और यहाँ से बल्कि आप ना वो लगा दो अल्फा का फॉर्मूला चाहिए, जो अल्फा था ना इसको क्रॉस कर दो उधर। तो θ2 माइनस θ1 बराबर R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा। चलिए R2 माइनस R1 कितना हुआ? 85.8 माइनस 75.3 कितना बचा? 10.5 अपॉन R1 कितना हुआ? 75.3 मल्टीप्लाइड बाय 1.7 इंटू 10 की पावर 4 ऊपर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया आप लोगों ने और इसको डिवाइड कर लीजिए ना, देखिए कितना आएगा। और ये जो θ2 माइनस θ1 है उसकी वैल्यू है ये, तो θ2 कितना आएगा बताएं? θ1 प्लस ये जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी, और θ1 कितना है अपने पास? 27। इसको ऐड कर लीजिए कितना आएगा इस आंसर। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 847। 847 इसका आंसर, फाइनल आंसर जो आ रहा है 847। ठीक है, कर लीजिएगा आगे सॉल्व, है ना? बस आपको इसको 105 को डिवाइड करना है इस टर्म से, फिर वो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस फ्रॉम IV ग्राफ्स। देखिए मान लेते हैं ये VI ग्राफ है और ऐसे हमने कोई ग्राफ बना रखा है किसी वायर A के लिए, अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग पोटेंशियल और करंट। एक पॉइंट यहां पे इमेजिन करते हैं, से दिस इज I1, एक पॉइंट यहां पे है सपोज I2, इसके कॉरेस्पॉन्ड V1 वोल्टेज और यहाँ पे V2। अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूं और से दिस पॉइंट इज P Q एंड R, इस ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? RQ अपॉन PQ। ये RQ कितना है? V2 माइनस V1, और PQ कितना है? I2 माइनस I1। क्या हम इसको डेल्टा V कह सकते हैं? डेल्टा V अपॉन डेल्टा। वोल्टेज अपॉन करंट क्या होता है? रेजिस्टेंस। तो यानी कि जो इसका tan थीटा आया, जिसको हम डेल V अपॉन डेल I कह रहे हैं, ये किसके बराबर आ जाएगा? इसका स्लोप है ना ये, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस। मींस अगर कोई VI ग्राफ दिया हुआ है उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा? रेजिस्टेंस। अच्छा जी, मान लो मैं यहाँ पे दो ग्राफ बना रहा हूँ, एक ग्राफ A है एक ग्राफ B है। इसका एंगल मान लीजिए 30 डिग्री का है, इसका एंगल 60 डिग्री का है, और वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंसेस ऑफ A एंड B, दोनों का रेजिस्टेंस निकालना। तो बताइए पहले A का रेजिस्टेंस क्या आएगा? ये आ जाएगा tan 30, that is 1 by root 3. What is the resistance of B? tan 60, which is root 3. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट डाल देता हूं। अगर हम इसको VI की जगह IV कर दें, मान लीजिए ऐसे ग्राफ है
यहाँ पे आई दे रखा है, यहाँ पे वी दे रखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? हमारा सेम ही ग्राफ दे रखा है, तो इसका एंगल 30 था और इसका एंगल 60 था। अब बताइए। 60 है उसका मतलब 100 और दूसरे वाले को आप ये कर लीजिए इसको याद रखने के लिए कि जब भी आप एंगल नापें तो उसको हमेशा आई से नापें, करंट से। तो करंट वाले एक्सिस से बी का एंगल कितना हुआ? 30, 30 और ए वाले का 60। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस ऑफ ई वायर है ना, वो आई के साथ कितना एंगल पर है? 60। इसको लिख लेंगे tan 60, यानी √3। और जो रेजिस्टेंस ऑफ बी है वो क्या होगा? tan 30, विच इज 1/√3। तो बस ये ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंस आएगा दैट इज द स्लोप विच इज tan थीटा, और आई के साथ जो एंगल बनेगा उसका लेना है। अच्छा, मान लो किसी एक सिंगल वायर के लिए, मैं एक सिंगल वायर की ही बात कर रहा हूँ, उसका मुझे वीआई ग्राफ दिया हुआ है। दो ग्राफ ले रखे हैं मैंने, ए और बी, एक ही वायर के हैं दोनों, है ना, सेम मटेरियल के। इनको ना गर्म किया गया था और इनके रेजिस्टेंसेस के हिसाब से इनके ग्राफ बनाए गए। आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है। ये टेम्परेचर 1 पर है, ये टेम्परेचर 2 पर है। 3 पर क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बड़ा है हाँ, क्योंकि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है। है। जबकि ये कैसी वायर है? ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। अगर ये सेमीकंडक्टर होता तो ऐसा ना होता। तो अभी जैसे यहाँ पर बी का रेजिस्टेंस ज्यादा है ए से, इसका मतलब टेम्परेचर 2 इज ग्रेटर देन टेम्परेचर 1। ओके, इसके बाद बात करते हैं भाई हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये है बेसिकली किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट होने की स्पीड। तो आप इमेजिन करो, हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अभी इसको हमने किसी से जोड़ा नहीं है, किसी वायर से नहीं जोड़ा। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, है ना। ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी मूव कर रहा है, लेकिन इनके पास इतनी पावर नहीं है, इतना पोटेंशियल नहीं है कि ये इस वायर से बाहर निकल पाए। खुद से बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक इसको कोई एक्सटर्नल बंदा या एक्सटर्नल पोटेंशियल बाहर ना निकाले, राइट। तो भाई अभी कोई नेट फोर्स तो है नहीं इसके ऊपर, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाला पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, सपोज v1 वेलोसिटी से। ये इधर निकल रहा है v2 से, है ना। ये इधर जा रहा है v3 से। इसी तरह से सारे मोशन कर रहे हैं ये, है ना। ये मान लीजिए ऐसे जा रहा है vn से।
तो जब यहाँ पे कुछ अटैच्ड नहीं है तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज इनिशियल वेलोसिटी आई शुड से, एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए क्या होगी वो वेलोसिटी। आप जानते हैं कि एवरेज कैसे निकालते हैं अभी? सारी वेलोसिटी को प्लस करके डिवाइडेड बाय जितने वो पार्टिकल्स हैं। तो मैंने क्योंकि वेलोसिटीज मानी है तो मैं लिख रहा हूं v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन vn डिवाइडेड बाय n, है ना। लेकिन ऐसा हमें महसूस होगा कि कोई कंडक्टर में जब तक कोई फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए नहीं महसूस होंगे। ऐसा लगेगा कि एज ए सेट ये पूरा सेट अपने आप में रेस्ट पे है। तो यानी इनकी वेलोसिटीज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है कि इन सब का वेक्टर सम जीरो हो जाएगा। अगर सपोज करो एक इधर जा रहा है -5 से, इधर वाला +5 से जा रहा है, तो नेट कितना हो गया? जीरो। तो यानी कि इसकी जो नेट वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी भाई? जीरो हो जाएगी। तो इनिशियली इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो। अब मैंने कहा कि इस प्रोसेस में हमने क्या किया, इसके अंदर एक फील्ड लगा दी है, ठीक है। यहां पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दी है, मतलब एक पोटेंशियल से इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो क्या होगा भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, सपोज ये इलेक्ट्रॉन आगे मूव करना स्टार्ट करेगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा है ना। कितना फोर्स लगा है इसके ऊपर? ई टाइम्स ऑफ ई, ठीक है। तो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इन द फील्ड, तो फोर्स का फॉर्मूला था F बराबर माइनस ऑफ ई टाइम्स ई। माइनस इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि इस पर जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं यहाँ पे देखूं सही सही, तो वो कुछ ऐसे आएगी, है ना। फील्ड इस तरह से आएगी, है ना। और इस पर फोर्स देखेंगे तो वो इस तरफ आएगा। अच्छा जी। अब ये फोर्स आया माइनस ऑफ ई ई, और फोर्स ही किसके बराबर होता है? एम के, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आया इलेक्ट्रॉन का? माइनस ऑफ ई टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय एम, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अच्छा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे तो इन पे आपस में टकराएंगे भी एक दूसरे से, इनकी टक्करें भी होंगी। तो किन्हीं दो टक्करों के बीच का जो टाइम है उसको रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, है ना। यहाँ पे हम ऐसे समझ लें कि ये जो टक्करें हो रही हैं इनके आपस में, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम लग रहा है वो क्या है? टू है। दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन, और द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव collisions, consecutive collisions। अच्छा जी। अब ये देखिए कि जो वेलोसिटी है हमारे पास v इक्वल्स टू, वो क्या होती है भाई? u प्लस ए टी। तो वो जो टाइम है वो तो हमने मान रखा है। तो v जो है ना, इसको vd कह देते हैं हम लोग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने की वेलोसिटी। तो vd इक्वल्स टू, ये तो जीरो था, प्लस a कितना था? माइनस ई टाइम्स ऑफ ई अपॉन एम इंटू टू। तो बेसिकली vd का फॉर्मूला क्या बना? माइनस ऑफ ई ई टू अपॉन एम। तो ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू। ओके। इसका मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो कितना आएगा? ई ई टू अपॉन एम, राइट। तो ये है भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की जब वो मूव कर रहा होगा। ये एक इलेक्ट्रॉन की हमने बात करी है। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम उनको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। चलिए नोट कर लिया।
हो गया भी। अच्छा, करंट में और वीडी में कोई रिलेशन बना सकते हैं? करंट में और वीडी में। वेरी गुड। एन क्या है यहाँ पे? पर यूनिट वॉल्यूम। ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और वीडी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। रिलेशन बिटवीन आई एंड वीडी। तो ये रिलेशन आता कैसे है, बेसिकली इसको भी एक बार समझ लीजिए। देखिए यहां पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, ये मूव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल विद सम वेलोसिटी वीडी। इसकी लंबाई है ट्यूब की सपोज एल। ठीक है। और इसको हमने किसी फील्ड से कनेक्ट किया हुआ है। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एन है फॉर एग्जांपल। तो चार्ज कितना हो गया सब पर? चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ई होता है। तो टोटल चार्ज कितना हुआ अपने पास? क्यू बराबर एन टाइम्स ऑफ ई। अच्छा, हमारे पास एक टर्म होता है स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम को आप एरिया इंटू लेंथ लिख लेते हो। तो यहां से एन का वैल्यू क्या बनेगा? एन ए एल। राइट। तो अब बताइए टोटल चार्ज का फॉर्मूला क्या बना? टोटल चार्ज क्यू बराबर, दिस इज एन ई था ना, और एन कितना है? एन ए एल। दिस इज योर क्यू। राइट। नाउ व्हाट इज द करंट? आई। आई होता था डी क्यू अपॉन डी टी, एंड दैट इज नथिंग बट एन ई ए into dl upon dt. What is this dl upon dt? Velocity. So we can write it as n e a into vd. तो ये फॉर्मूला होता है I का। करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, एरिया एंड वेलोसिटी। इसके अलावा आप यहां से करंट डेंसिटी भी तो निकाल सकते हैं ना। करंट डेंसिटी ये कितना आता है अपने पास? J इक्वल्स टू I अपॉन A। सो इट इज व्हाट? एन ई वी डी। अच्छा, आपने वीडी का वैल्यू भी निकाला था अभी। ये था ई ई टू बाय एम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर टू अपॉन एम इंटू जे, सॉरी ई। ये हमारा जे का फॉर्मूला बन गया। राइट। एन ई स्क्वायर टू बाय एम इंटू जे, सॉरी ई। अच्छा, इसके अलावा आप अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना चाहें तो रेजिस्टेंस क्या था अपने पास? वी अपॉन आई, और आई की वैल्यू ये है। तो वी अपॉन एन ई ए, और वी डी की वैल्यू ई ई टू बाय एम। एम ऊपर चला जाएगा, एम टाइम्स ऑफ वी। वी होता है ई इंटू डी अपॉन एन ई स्क्वायर ए ई और टू। ई से ई कट जाएगा, सो एम इंटू डी अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू, है ना। इससे रेजिस्टेंस निकला है। राइट। अच्छा जी। इसके अलावा एक और फॉर्म होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये पढ़िए आप लोगों ने। ठीक है। इसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक फॉर्म भी बोलते हैं, इसके माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। देखिए कैसे होंगे। हमने फॉर्मूला पढ़ा है v इक्वल्स टू आई आर। अच्छा, आर का फॉर्मूला क्या होता है भाई? रो एल बाय ए। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, v इक्वल्स टू रो टाइम्स आई अपॉन ए इंटू एल। एल को मैं इधर ले जा रहा हूं। ये v बाय एल क्या होता था? ई। तो E इक्वल्स टू सिग्मा रो जे, है ना। या अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, J बराबर वन अपॉन सिग्मा ई।
वन अपॉन सिग्मा क्या हुआ, वन अपॉन रो क्या हुआ, सॉरी सिग्मा। तो बेसिकली जी का फॉर्मूला होना जे बराबर सिग्मा ई। दिस इज कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। आप इसको और इसको कंपेयर करके बताओ सिग्मा कितना आएगा। से इक्वेशन वन और ये इक्वेशन टू। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो जो सिग्मा है हमारा, दिस इज एन ई स्क्वायर टू बाई एम। ये क्वेश्चन नीट में डायरेक्टली पूछा गया सिग्मा की वैल्यू। यहीं से आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, रो की। रो होता है वन अपॉन सिग्मा। तो जो सिग्मा आया है उसको वन अपॉन कर दीजिए, तो आपको ये मिल। नोट कर लीजिए इसको। तो एक क्वेश्चन है नीट में आया हुआ। है भाई, नहीं नहीं अभी करेंगे। देखो बच्चे, क्वेश्चन है नीट 2021 का सवाल है। इसमें दो कॉलम दे रखे हैं आपको, कॉलम वन और कॉलम टू। यहाँ पे कॉलम वन में लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ पे पी लिखा है एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। बी है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। और यहाँ पे है क्यू पॉइंट एन ई वी डी। फिर सी पार्ट है रिलैक्सेशन पीरियड, रिलैक्सेशन पीरियड। दिस इज आर ई ई अपॉन एम
times 2 and D part current density and here it is S E by J. ये है बच्चों क्वेश्चन, आपको सही मिलान करना है कौन सा किससे मैच करेगा। ए का आर, ए का आप कह रहे हैं आर, ठीक है। बी का डी और बी का क्या हो जाएगा? क्यू, बी का आप बता रहे हैं क्यू, डी 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 का क्यू डी का क्यू, आप कह रहे हैं डी का क्यू। चलो फिर का एल, बी का एल, एस, बी का आप बता रहे हैं एस। चलो सी का पी है। यस, एक बार इनको चेक कर लीजिए ना, एक बार चेक कर लीजिए सबको। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था ई ई टो बाय एम, तो ये तो ठीक है। तो ये हो गया आपका आर, ठीक है, ओके। दूसरा है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा था, एक ई इक्वल्स टू रो जे, है ना, लिखा था हमने। तो यहाँ से रो कितना आएगा? ई बाय जे, ठीक है ये भी। तो बी का हो गया आपका एस, बी का एस, ठीक है। तीसरा रिलैक्सेशन टाइम। अभी हमने एक रो का फॉर्मूला लिखा था, रो इक्वल्स टू, ये आया था हमारा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, है ना। तो यहां से टू कितना आ जाएगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। तो सी वाले का आ जाएगा पी, सी का आ जाएगा पी, ठीक है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी थी जे बराबर आई अपॉन ए, आई कितना हुआ? एन ई ए वी डी अपॉन ए, विल बी एन ई वी डी, ठीक है। तो ये भी रिसेंटली आया हुआ है सवाल, और कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला ही पूछेगा इंसान। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको क्वेश्चन, चलिए। नहीं अभी 8 मिनट है, 8 मिनट, चलिए ओके। चलिए आप एक क्वेश्चन करिए हम। देखिए भाई, क्वेश्चन है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड in a copper wire, in a copper wire of area of cross section, area of cross section 2 mm square, carrying a current of 1 ampere। कंडक्टिविटी आपको दी हुई है, रो इक्वल्स टू सिग्मा इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻⁷ साइमन पर मीटर। आपको फील्ड निकालनी है।
10 की पावर 7 प्लस है बेटा। 3.121 10 power 30 कितना? 3.121 इसका आंसर है 8 इंटू 10 की पावर -3 वोल्ट पर मीटर। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, आ गया। Yes, sir. कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें बताइए। सर, ये वाला आया। हाँ, या तो लगा जे इक्वल्स टू सिग्मा ई। ठीक है, तो ई कितना आ जाएगा यहाँ से, जे अपॉन सिग्मा, और जे का फॉर्मूला क्या था, आई अपॉन ए। सो आई अपॉन ए इंटू सिग्मा। आपके पास आई का वैल्यू है और ए का वैल्यू भी है, सिग्मा भी। आई हो गया 1, एरिया 2 mm², तो 2 इंटू 10 की पावर कितना, -6, क्योंकि 1 mm 10 की पावर -3 होता है मीटर में। और 6.25 इंटू 10 की पावर 7। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हो गया भाई। अच्छा, अगर ये बताओ हम किसी रेजिस्टेंस वाली वायर को खींच दें, उसकी लंबाई को बढ़ा दें, तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ता है। बढ़ जाएगी, कैसे बढ़ जाती है बेटा। बढ़ता है, ये भी कम होगा। ठीक है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि किसी वायर का रेजिस्टेंस 2 ओम है, उसकी लंबाई को 4 गुना तक खींच दिया। ठीक है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कैसे। वॉल्यूम पहले कंजर्व करके फूड के निकालने की इलेक्ट्रिक के जो एरिया में तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि अगर किसी लंबाई को n गुना किया जाए तो रेजिस्टेंस n² गुना हो जाता है। ठीक है ना, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग। If the length of a wire is increased to n times, then resistance becomes n² times। ठीक है, यानी अगर ये कोई वायर है, सपोज इसकी लंबाई अभी l है और रेजिस्टेंस इसका r है, तो अगर हमने इसको खींच के लंबा कर दिया, सपोज इसकी लंबाई हो गई n टाइम्स ऑफ l, तो इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो सपोज r प्राइम है। दिस r प्राइम इज नथिंग बट n² टाइम्स ऑफ r। और अगर इसकी रेडियस के साथ रिलेशन निकाला जाए तो, अगर मैं कहूं कि इसका डायमीटर को आधा कर दिया आपने, फिर तो क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करके लाना। ठीक है, अगर रेडियस को या डायमीटर को n टाइम्स घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है,
तो मैंने जो एग्जांपल दिया था अभी, आर को अगर हम 2 ओम मान लें और एन को 4 मान लें, इफ आर इक्वल्स टू 2 ओम और एन हो जाएगा कितना, 4 टाइम्स, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हुआ अभी, 32, 32 ओम। तो इसके क्वेश्चन यहाँ तक कर लीजिएगा आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स, उसके बाद किरचॉफ लॉ आएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है बच्चों, ओके।